हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे आज की क्लास में। और शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास में मैं आप लोगों को पिछली क्लास में शारीरिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन कराया था। अभी तक हम लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान में देखिए 5 क्लासेस कर ली है और इन क्लासेस में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के प्रारंभिक से लेकर जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी उनको बेसिक रूप से अध्ययन करना शुरू किया है और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान में मैंने आप लोग को बताया था कि वृद्धि और विकास की जो महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती हैं उसमें सबसे पहली जो है शारीरिक विकास, उसके बारे में मैंने पिछली क्लास में आप लोग को अध्ययन कराया था। अब शारीरिक विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के जो सिद्धांत दिए गए हैं मनोवैज्ञानिकों को, उसको हम लोग को अध्ययन करना है और एक एक क्लास में लगभग दो जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके सिद्धांतों को अध्ययन करना है। जैसे आज की क्लास में हम लोग को देखिए अर्नेल गसेल का जो सिद्धांत है परिपक्वता वाला, उसका अध्ययन करना है और मैकडूगल का जो विकास का सिद्धांत है उसका अध्ययन। फिर इसके आगे वाले क्लास में हम लोग स्किनर और फ्राइड के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, तब जाके आपका ये जो शारीरिक विकास वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जो है मानसिक विकास से संबंधित करेंगे, फिर भावनात्मक, इस तरीके से एक एक करके सभी विकास के बारे में अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं उनको भी अध्ययन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान की आज की 6ठी क्लास है और मैं आप लोगों को हर क्लास में बताता हूँ कि आपका जो भी ये सब जो क्लास कराया जा रहा है ये मेनली देखिए जो हायर क्लासेस यानी एमए या एमएड के सिलेबस में शिक्षा मनोविज्ञान की जो जो टॉपिक आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं उनका अध्ययन कराया जा रहा है। इसके साथ साथ ये क्लासेस जो है आपकी यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए भी काफ़ी उपयोगी होंगी। इसके साथ और भी जो महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी ये काम आएगी। इसके अलावा जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं उनमें भी इसका उपयोग बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से ये सारी क्लासेस जो है मल्टीपर्पज़ हैं। आप इनको अच्छे तरीके से देखिए, समझ के इसका नोट्स बना लीजिए और फिर आप उसको रिवाइज करिए जिससे आपको एग्जामिनेशन में मदद। सारी क्लासेस जब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की 10-12 क्लासेस एक साथ हो जाएंगी तब मैं आप लोगों के लिए इसका जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जो है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसके ज्वाइन करके उस चीज़ को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर लेंगे और फिर आपको बाद में रिवीजन करने के लिए काफ़ी वो उपयोगी होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और इन दोनों महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं इनके बारे में अध्ययन किया जाए। ये सिद्धांत देखिए विकास से संबंधित क्या बातें बताते हैं, इनकी क्या उपयोगिता है, सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग देखते हैं। चलिए क्लास को शुरू किया जाए। हाँ देखिए, शारीरिक विकास से संबंधित प्रमुख विद्वानों के सिद्धांत, ये हमारी आज की क्लास का टॉपिक है और इसमें जो 2 विद्वान हैं वो अर्नेल गसेल हैं और मैकडूगल है। इन दोनों लोगों के सिद्धांतों को हम लोग को आज की क्लास में अध्ययन करना है। तो चलिए एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग अर्नेल गसेल का जो परिपक्वता सिद्धांत है उसका अध्ययन करते हैं। इसको देखिए अर्नेल गसेल का मैच्योरेशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाए, यानी परिपक्वता से संबंधित जो शारीरिक विकास का सिद्धांत है इनके द्वारा ही दिया गया। तो सबसे पहले सिद्धांत के परिचय देखते हैं। तो अर्नेल गसेल देखिए एक प्रसिद्ध अमेरिकी बाल मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बालक के विकास को समझने के लिए परिपक्वता का सिद्धांत यानी मैच्योरेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया। यानी इन्होंने कहा कि किसी भी बालक के विकास को अगर समझना है तो हमको उसके परिपक्वता के बारे में जानना जरूरी है और उसी के आधार पर इन्होंने इस विकास को जो है बताया। इनका देखिए मूल कथन क्या था कि बालक का शारीरिक और मानसिक विकास मुख्यतः जैविक परिपक्वता पर निर्भर करता है, न कि केवल शिक्षण या प्रशिक्षण। यानी इनके द्वारा कहा गया कि किसी भी बालक का जो मानसिक या शारीरिक विकास होता है वो उसके जैविक परिपक्वता पर निर्भर करता है, न कि शिक्षण और प्रशिक्षण। यानी किसी शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा किसी बालक को पूर्ण रूप से जो है शैक्षिक और मानसिक रूप से बेहतर नहीं बनाया जा सकता, बल्कि उसमें उसकी जैविक परिपक्वता का भी रोल होता है। यानी जैविक रूप से बायोलॉजिकली वो अगर मैच्योर है तो उन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख सकता है, उसका विकास हो सकता है। अगर नहीं है तो आप कितना भी उसको शिक्षण प्रशिक्षण दे दीजिए वो उस चीज़ों को नहीं सीख। जैसे देखिए अगर कोई 8 से 10 साल का बालक है और उसको बहुत ज़्यादा सैद्धांतिक या नैतिक बातें बताई जा रही हैं, उसको लेक्चर दिया जा रहा है क्लास में, तो वो बच्चे की समझ के परे होगा। वो उस चीज़ों को तभी समझ पाएगा जब वो 18 से 25 साल की उम्र में रहेगा, तब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ। तो यही बात इनके द्वारा कही जा रही। जैसे देख परिपक्वता का जो सिद्धांत है इसका देखिए अर्थ क्या है। यह सिद्धांत क्या बताता है कि परिपक्वता का अर्थ सबसे क्या होता है। परिपक्वता का मतलब कि शरीर और मस्तिष्क का वह जैविक रूप से तैयार होना जिसके बाद कोई कार्य स्वाभाविक रूप से संभव हो पाता है। यानी परिपक्वता का मतलब यह है कि हमारे मस्तिष्क का या हमारे शरीर का पूरी तरह से जैविक रूप से तैयार हो जाना
और उसके बाद कोई कार्य स्वाभाविक रूप से संभव हो जाना। यानी हमारा जब मस्तिष्क और शरीर किसी कार्य के लिए तैयार रहता है तो वह काम आसानी से हो जाता है और उसको काम को करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। तो परिपक्वता का मतलब यही होता है। अगर मान लीजिए कोई छोटा बालक है, उसका देखिए मस्तिष्क पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, तो उसको आप बहुत ज़्यादा चीज़ें बताएंगे, सिखाएंगे, तो वो उसको समझ में नहीं आएंगे। गेसल के अनुसार देखिए क्या कहा गया कि सीखना तभी प्रभावी होता है जब संबंधित अंग और तंत्रिका तंत्र परिपक्व हो चुके हैं। यानी तभी सीखना प्रभावी होगा। अगर मान लीजिए कोई 1 साल 1.5 साल का बालक है, उसको लिखना सिखाया जाए तो उसका देखिए हाथ अभी परिपक्व नहीं हुआ है लिखने के लिए, तो वो सही तरीके से नहीं लिख पाएगा। तो इसीलिए ये तभी तब प्रभावी होगा जब संबंधित अंग और तंत्रिका तंत्र जो है सही तरीके से परिपक्व हो चुके हैं। अब देखिए इस सिद्धांत की महत्वपूर्ण अवधारणाएं क्या हैं या विशेषताएं क्या है। तो पहला देखिए अवधारणा क्या है कि विकास का नियंत्रण आनुवांशिकता के द्वारा होता है। यानी जो विकास होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित बताया जा रहा है? आनुवांशिकता के द्वारा। बालक का विकास देखिए मुख्य रूप से आनुवांशिक कारकों के द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे उदाहरण के लिए बच्चा बोलना तभी शुरू करता है जब उसका भाषाई तंत्रिका तंत्र विकसित हो जाता है। यानी उसके अंदर जो भाषा का तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, जब वो विकसित हो जाएगा तभी बालक बोलना शुरू करेगा, उसके पहले नहीं बोलता। इसलिए देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो शुरुआत में देखिए बोलते नहीं है, उनको बोलना नहीं आता, विभिन्न प्रकार के संकेतों के द्वारा, इशारों के द्वारा या छोटी मोटी टूटी फूटी बातों के द्वारा अपनी बातों को प्रदर्शित करने का प्रयास करता है, व्यक्त करने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र हो जाती है तभी वो धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनका जो स्वर यंत्र है, स्वर तंत्रिका तंत्र है, वो विकसित हो रहा है, विकसित हो जाएगा तभी वो बोलते हैं। दूसरा अवधारणा इसका क्या है कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। यानी इन्होंने कहा विकास का एक निश्चित और सार्वभौमिक क्रम होता है। यानी विकास अचानक नहीं होता है, एकाबैग नहीं होता है, बल्कि क्रमानुसार होता है और सबके लिए एक ही प्रकार का। सार्वभौमिक का मतलब कि ऐसा नहीं है कि केवल भारत के बच्चों में ऐसा हो, पूरे विश्व के बच्चों में सब में इसी तरीके से ये होता है, क्रमिक रूप से और उसी तरीके से। जैसे देखिए सबसे पहले बालक देखिए बैठना शुरू करता है, फिर रेंगना शुरू करता है, फिर खड़ा होना और उसके बाद अंत में चलना। तो ये पूरे विश्व में इस तरह से होता है, केवल भारत के बच्चों में नहीं। तीसरी चीज देखिए इसकी क्या है कि प्रशिक्षण की सीमित भूमिका होती है। यानी इन्होंने कहा कि किसी भी बालक के विकास में जो प्रशिक्षण है वो देखिए बहुत ज्यादा भूमिका नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, यह एक सीमित भूमिका अदा करता है, केवल सहायता करता है। यानी जो प्रशिक्षण होता है वो किसी बालक के विकास में केवल हेल्प करता है। बाकी जो विकास होता है वो किससे होता है? परिपक्वता के आधार पर होता है। यानी बालक जिस काम को करने के लिए परिपक्व है तो वो उसको करेगा, बस उसमें थोड़ा बहुत जो है शिक्षण प्रशिक्षण सहायता करता है, उसको योगदान देता है। ठीक, जैसे देखिए यदि बच्चा चलने के लिए परिपक्व नहीं है तो अभ्यास कराने से भी वह नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए कोई छोटा बालक है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास करवा रहे हैं, लेकिन वो अभी उस उम्र का नहीं हुआ है तो वो चलना नहीं शुरू करेगा। वो तभी चलना शुरू करेगा जब उसके अंग जो है पैर यानी परिपक्व हो जाएगा चलने के लिए, तभी। आप चाहे कितना भी उसको सिखाइए, कितना भी प्रशिक्षण दीजिए, नहीं होगा। ठीक, अब देखिए चौथी अवधारणा इन्होंने क्या कहा कि विकास का समय निर्धारण। यानी इन्होंने कहा कि प्रत्येक विकासात्मक क्रिया का अपना निर्धारित समय होता है। यानी हर प्रकार की जो विकासात्मक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसका अपना एक समय होता है और उस समय पर ही वो प्रक्रिया शुरू होती है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए सामान्यतः 1 वर्ष के आयु के आसपास बच्चा जो है चलना शुरू करता है। अगर आप किसी बच्चे को 6 महीने में ही चलना शुरू कराएंगे, सिखाएंगे तो चलना शुरू नहीं करेगा। तो ये इसके महत्वपूर्ण अवधारणा थी। अब देखिए गेसल के कुछ प्रयोग और उसके उदाहरण। तो गेसल ने देखिए 2 जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया। जुड़वा बच्चों का इनका प्रयोग है ट्विन स्टडी। तो इन्होंने 2 जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया। तो एक बच्चे को चलने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया और दूसरे बच्चे को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया। यानी 2 बच्चों को इन्होंने लिया, दोनों बच्चे जुड़वा थे और उसमें से एक बच्चे को चलना सिखाया गया, उसको ट्रेनिंग दी गई, प्रशिक्षण, और एक बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई प्रशिक्षण या ट्रेनिंग नहीं। तो परिणाम उन्होंने क्या देखा कि दोनों बच्चों ने लगभग एक ही समय पर चलना शुरू किया। यानी जब समय हुआ तो दोनों बच्चों ने चलना शुरू कर दिया, जिसको हेल्प दी गई थी उसने भी और जिसको नहीं दी गई थी। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि चलना जो है सीखना प्रशिक्षण का नहीं बल्कि परिपक्वता का परिणाम। यानी
चलना जो है सीखने से वजह से नहीं हुआ, बल्कि किसकी वजह से हुआ, परिपक्वता की वजह। तो ये इन्होंने कंक्लूजन निकाला। इसके बाद फिर देखिए इन्होंने दैनिक जीवन से एक उदाहरण दिया। दैनिक जीवन से उदाहरण में जैसे देखिए, बच्चा लिखना तभी सीखता है जब उसकी उंगलियों की मांसपेशियां परिपक्व हो जाती हैं। यानी किसी भी बालक को लिखना तभी आएगा जब उसकी मांसपेशियां जो है परिपक्व हो जाएंगी, यानी उंगलियों की मांसपेशियां जब परिपक्व हो जाएंगी तभी वो लिखेगा, उसके पहले वो लिखना। उसके अलावा देखिए, दांत निकलने से पहले बच्चा ठोस भोजन नहीं चबा सकता। यानी किसी बच्चे को अगर कोई कड़ा या ठोस भोजन खिलाना है तो उसको तब तक नहीं चबा सकता जब तक उसके मुंह में दांत ना आए। इसीलिए देखिए कि बच्चे जो हैं उस चीज को नहीं खा पाते हैं, उसको चूसते रहते हैं, फिर उसके बाद उगल देते हैं, गिरा देते हैं। ठीक। तीसरा उदाहरण देखिए क्या, किशोरावस्था से पहले लैंगिक परिपक्वता संभव नहीं। यानी कोई बालक या बालिका है, अगर वो किशोरावस्था में नहीं प्रवेश किया है तो वो लैंगिक रूप से परिपक्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये परिपक्वता तभी आएगी जब वो किशोरावस्था में प्रवेश करेगा। ठीक, तो ये थे दैनिक जीवन से उदाहरण। अब देखिए इनका जो सिद्धांत है इसका शैक्षिक महत्व क्या है, यानी एजुकेशनल इंपॉर्टेंस। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि ये आयु उपयुक्त शिक्षा की बात करता है। यानी यह कह रहा है कि बच्चों को उनकी आयु के अनुसार ही जिस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त हो वही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यानी शिक्षा बालक की परिपक्वता के अनुसार दी जानी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, 3 वर्ष के बच्चे को लिखने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। यानी इन्होंने कहा कि जब बच्चा परिपक्व हो जाएगा तब उसको धीरे धीरे लिखना खुद ही आ जाएगा, आप जबरदस्ती उसको मजबूर मत करिए उन सारी चीज़ों को करने की। उदाहरण के लिए बताया कि 3 साल का एक बच्चा है और उसको आप जबरदस्ती कहोगे कि लिखो, लिखना शुरू करो, तो नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको मजबूर नहीं करना चाहिए। दूसरा देखिए इनका सिद्धांत क्या उपयोगिता में है, तो पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक होता है। यानी पाठ्यक्रम किस उम्र के बच्चों के लिए किस तरीके का तैयार किया जाए, इस सिद्धांत के अनुसार उसको देखकर समझकर और उम्र के अनुसार जो है तैयार किया जाए। पाठ्यक्रम देखिए विकासात्मक स्तर के अनुसार होना चाहिए। ठीक है। तीसरी उपयोगिता क्या है कि शिक्षक में धैर्य की बात करता है। यानी शिक्षक को धैर्य रखना चाहिए, जिस प्रकार की उम्र के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको उसी प्रकार से सिखाएं, हड़बड़ाना घबराने की जरूरत नहीं। जैसे देखिए, शिक्षक समझता है कि हर बच्चा अपने समय पर सीखे। यानी शिक्षक को समझना चाहिए कि हर बच्चे की सीखने की अपनी अपनी उम्र होती है और उसी के अनुसार वो सीखेगा। अगर हर बच्चे को एक ही तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे तो ये संभव नहीं होगा। चौथी चीज, यह अनुशासन में भी सहायक है। यानी इनका जो सिद्धांत है अनुशासन स्थापित करने में भी सहायक है, क्योंकि किसी भी बच्चे को किस तरीके से अनुशासन में रखा जाए, उसके लिए किस प्रकार के अनुशासनात्मक कार्य का प्रयोग किया जाए, ये उसकी उम्र के अनुसार ही हो सकता है। जैसे देखिए, बच्चे की असफलता को उसकी अक्षमता नहीं अपरिपक्वता माना जाता है। यानी कहा जाए कि अगर कोई छोटा बच्चा है, वो कोई काम कर रहा है और उसमें उसको बार बार असफलता मिल रही है, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा उस काम को करने के लिए अभी पूरी रूप से परिपक्व नहीं है, वो परिपक्वता की वजह से हो रहा है। तो इस चीज में टीचर को ध्यान देना चाहिए और गार्जियन को भी ध्यान देना। ठीक है, तो ये बात जो है आर्नेल गैसल की महत्वपूर्ण बातों में से एक है जो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देती है। अब देखिए सिद्धांत की सीमाएं, यानी इनका जो सिद्धांत है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस देखिए क्या है कि पहली चीज, इनका सिद्धांत पर्यावरण और अभ्यास की भूमिका को कम आंकता है। यानी इनके सिद्धांत में पर्यावरण की और अभ्यास की भूमिका को क्या किया गया, बहुत कम महत्व दिया गया। ऐसा जो है इस सिद्धांत की कमी में देखा जाता है। दूसरा, इन्होंने क्या किया, सीखने के प्रभाव को इन्होंने पूर्णतः नकारा नहीं पर कम महत्व दिया। यानी कहा गया कि इन्होंने सीखना जो होता है, जिसे हम लोगों ने पढ़ा है कि अधिगम या लर्निंग से किसी चीज को बेहतर किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, तो इन्होंने उस चीज को कम महत्व दिया है। पूरी तरह से नकारा नहीं है, लेकिन महत्व इन्होंने कम दिया। ये भी इनकी लिमिटेशन है। तीसरा चीज, इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों की उपेक्षा की। इन्होंने कहा कि हर चीज परिपक्वता से ही होगा, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो समाज के प्रभाव से भी होती हैं, संस्कृति के भी प्रभाव से होती हैं। तो इस चीज को इन्होंने अपने सिद्धांत में कहीं नहीं बताया, तो ये भी इनकी क्या है, एक कमी है। अब देखिए इस सिद्धांत का कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि आर्नेल गैसल का यह जो परिपक्वता सिद्धांत है यह स्पष्ट करता है कि शिक्षा जबरदस्ती नहीं दी जा सकती,
विकास के लिए जैविक तैयारी आवश्यक, यानी किसी को जबरदस्ती सिखाया नहीं जा सकता, पढ़ाया नहीं जा सकता अगर वो उस उम्र तक नहीं पहुंचा है, जैविक रूप से परिपक्व नहीं हुआ है, तो ये संभव नहीं। तो यह सिद्धांत देखिए आधुनिक शिक्षा को बालक केंद्रित, धैर्यपूर्ण और वैज्ञानिक बनाता है। यानी इस शिक्षा की जो सिद्धांत है, इसका योगदान क्या है कि आज की जो स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, इसके लिए बहुत ही उपयोगी है और यह धैर्यपूर्वक किसी भी चीज़ को सिखाने का बहुत ज़्यादा समर्थन करता है और यह उसको वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से बच्चों को सिखाने की बात करता है। तो इसका ये महत्व, ठीक है। आप जी देखिए दूसरे विद्वान मनोवैज्ञानिक हैं मैकडूगल का, उनके सिद्धांत को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमारी क्लास के आज का जो टॉपिक था, एक अर्नेल गसेल का सिद्धांत था और दूसरा मैकडूगल का। तो अर्नेल गसेल के सिद्धांत को हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग को देखना है मैकडूगल का जो विकास का सिद्धांत है उसको, ठीक है। तो मैकडूगल की जो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है उसका परिचय देख लेते हैं, सिद्धांत का परिचय। तो देखिए विलियम मैकडूगल जो है एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मानव विकास को एक निरंतर, क्रमिक और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के रूप में देखा है। इनके अनुसार विकास केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व के क्रमिक विकास का परिणाम है। यानी इन्होंने कहा कि जो विकास होता है वो केवल शारीरिक रूप से परिवर्तित नहीं होता, बल्कि किसी भी बालक के, किसी भी बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का जो है क्रमिक विकास का परिणाम होता है। यानी उसका जितना भी संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है क्रमिक रूप से, वो लास्ट में किस रूप में दिखता है? शारीरिक परिवर्तन के रूप में दिखाई देता है। विकास के सिद्धांत का, इनका जो सिद्धांत है, इसका मूल कथन देखिए क्या है। इन्होंने कहा कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव सरल अवस्थाओं से जटिल अवस्थाओं की ओर, अव्यवस्थित से व्यवस्थित तथा अपरिपक्व से परिपक्व अवस्था की ओर अग्रसर होता है। यानी इन्होंने कहा कि विकास का ये जो सिद्धांत है या विकास जो होता है वो देखिए किसी भी बालक में, किसी भी जीव में सरल अवस्था से जटिल अवस्था, फिर उसके बाद अव्यवस्थित से व्यवस्थित तथा अपरिपक्व से परिपक्व अवस्था की ओर अग्रसर होता है। यानी इस तरीके से विकास होता है। आप देखिए मैकडूगल के सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं या अवधारणाएं क्या हैं। तो इन्होंने कहा कि विकास जो है निरंतर प्रक्रिया है, यानी विकास निरंतर रूप से होने वाला एक प्रोसेस है। देखिए मैकडूगल के अनुसार विकास जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। इसमें थोड़ी बहुत जो है इसकी गति में धीमापन या ज्यादा देखा जा सकता है, लेकिन निरंतर चला, ऐसा नहीं कि कभी रुक जाता है। उदाहरण के लिए देखिए बच्चा बोलना, पढ़ना, लिखना और निर्णय लेना, ये सभी क्षमताएं धीरे धीरे सीखता है और इसके अंदर धीरे धीरे विकसित होती है। दूसरा देखिए विशेषता क्या है कि विकास जो है क्रमिक है, यानी एक पहली विशेषता निरंतर है और दूसरा सिक्वेंशियल है, यानी क्रम से होता है। विकास देखिए एक निश्चित क्रम में होता है जिसे बदला नहीं जा सकता, यानी इसके क्रम को चेंज नहीं किया जा सकता, उसी क्रम में होगा। उदाहरण के लिए देखिए बच्चा पहले बुदबुदाता है, फिर शब्द बोलता है और फिर वाक्य बनाना सीखता है। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब छोटे बच्चे होते हैं उनको कोई शब्द या वाक्य बोलने नहीं आता, वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे शब्दों से अपनी बात को कहते हैं या फिर शब्दों भी नहीं कहते, किसी चीज को शॉर्ट रूप में थोड़ा बहुत बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो पूरा शब्द बनाना सीख लेते हैं और फिर शब्द बनाने के बाद फिर वो पूरा वाक्य बनाना सीखते हैं। तो ये क्रम से होता है, ऐसा नहीं कि अचानक बच्चा वाक्य बनाना सीख जाए फिर बाद में शब्द बनाना, ऐसा नहीं, सीरियल वाइज होता है, सिक्वेंशियल होता है। इसके बाद फिर देखिए तीसरी विशेषता इनके सिद्धांत की क्या है कि यह सरल से जटिल की ओर विकास होता है, यानी विकास पहले सरल व्यवहार से शुरू होकर जटिल व्यवहार की ओर बढ़ता है। जैसे देखिए कोई शिशु है, पहले केवल रोता है, बाद में वह विभिन्न भावनाओं को व्यक्त करता है। यानी देखिए जब बहुत ज्यादा छोटा बच्चा होता है तो विभिन्न प्रकार की भावनाएं नहीं व्यक्त कर पाता, बल्कि वो केवल रोता है। अगर उसको जो चीज वो चाहता है, जो चीज नहीं मिल पाती है, तो रोना शुरू कर देता है। लेकिन धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है तो बच्चे रोने के बजाय विभिन्न प्रकार की भावनाएं भी व्यक्त करते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया भी वो दिखाते हैं, ठीक। अगला देखिए क्या है विशेषता कि अव्यवस्थित से व्यवस्थित की ओर होता है। जैसे शुरुआती व्यवहार जो है अनियंत्रित होता है, पर समय के साथ जो है नियंत्रण और संगठन विकसित होता है। यानी शुरुआत में जो बच्चे व्यवहार करते हैं वो अनियंत्रित होता है, लेकिन धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती जाती है तो उनका व्यवहार जो है नियंत्रित और संगठित होता चला जाता है। जैसे देखिए छोटा बच्चा बिना कारण के क्रोध करता है, लेकिन बड़ा होकर वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण सीखता है।
है। यानी जब छोटे बच्चे होते हैं देखिए बिना मतलब के नाराज हो जाते हैं, रोने लगते हैं छोटी छोटी बातों पर, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती चली जाती है तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, उस पर नियंत्रण करना शुरू करते हैं। तो यही कहा जाता है कि विकास जो है अव्यवस्थित से व्यवस्थित की तरफ होता है। अगला देखिए विशेषता क्या है कि इसमें उनकी प्रवृत्तियां यानी इंस्टिंक्ट्स की भूमिका होती है। मैकडूगल के अनुसार देखिए कहा गया कि विकास जो है जन्मजात प्रवृत्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जो व्यवहार को दिशा देती है। यानी इन्होंने कहा कि विकास में बहुत सी कुछ ऐसी जन्मजात प्रवृत्तियां भी होती हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और वो क्या करती हैं, व्यवहार को एक अच्छी दिशा देती है। देखिए बहुत से लोगों में बहुत सी कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, जन्म से, देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि जन्म से ऐसा है, जन्म से इस तरीके का है, तो ये भी उसमें बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती। जैसे उदाहरण के लिए देखिए जिज्ञासा की प्रवृत्ति बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करती है। यानी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्म से ही बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, तो उनको विकास में इससे बहुत ज़्यादा योगदान मिलता है। वो हर चीज़, नई चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं, हमेशा उनके मन में लगता है कि मैं इस चीज़ को जानूँ, ये क्या है, वो क्या है, सारी चीज़ें वो जानने का प्रयास। तो कुछ बच्चे होते हैं इस तरह, कुछ बच्चे होते हैं कि उनको जो है किसी चीज़ की जानने की इच्छा नहीं, यानी उनके अंदर क्यूरियोसिटी की कमी होती है। तो ये उन्होंने बताया प्रवृत्तियों के बारे में। अगली विशेषता इन्होंने क्या कहा कि विकास जो है उद्देश्यपूर्ण होता है। यानी विकास उद्देश्यहीन नहीं होता बल्कि व्यक्ति किसी न किसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। यानी विकास का कोई एक गोल होता है, लक्ष्य होता है और उसी के अनुसार विकास होता है। विकास इसका मतलब है कि बिना गोल का नहीं होता, उसका कुछ न कुछ एम या गोल होता है। जैसे देखिए किशोर जो है भविष्य के लक्ष्य तय करता है। यानी जो किशोरावस्था के बालक होते हैं, बालिकाएं होते हैं, वो अपने देखिए भविष्य को तय करती हैं और फिर उसी के अनुसार विकास आगे की तरफ करते हैं। ठीक है, तो ये थी इनके सिद्धांत की विशेषताएं। अब देखिए कुछ दैनिक जीवन से उदाहरण भी लिया जाए। तो दैनिक जीवन के उदाहरण में जैसे देखिए शिशु का अनियंत्रित रोना, फिर उसके बाद देखिए अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना, और फिर किशोर आत्मनियंत्रण सीखता है। देखिए जो शिशु होता है वो अनियंत्रित रूप से रोता है, उसका जो रोना किसी भी तरह से अगर देखा जाए तो नियंत्रित नहीं होता, बिना मतलब का भी रोता है और जो चीज़ें उसको चाहता है नहीं मिलता है तो रोता। उसके बाद जब आगे उम्र बढ़ती है तो धीरे धीरे वो अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास करता है, यानी रोने के बजाय वो कहता है। लेकिन जो शिशु होता है उसको कहना आता नहीं है, बोलना आता नहीं है, तो उसको जो चीज़ चाहिए वो रो के ही उसको पाने का प्रयास करता है। लेकिन जब और उम्र होती है तो वो रोने के बजाय क्या करता है, उसको शब्दों में व्यक्त करता है, उसको शब्दों के द्वारा पाने का प्रयास करता है। और फिर जब किशोरावस्था में चला जाता है तो वो जिस चीज़ को चाहता है अगर नहीं मिलती है तो उस पर नियंत्रण करना सीखता है, रोना नहीं चाहता है। ठीक। दूसरा उदाहरण देखिए प्रारंभ में खेल को केवल मनोरंजन समझना। यानी जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए खेल क्या होता है, एक मनोरंजन होता है, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होता। लेकिन बाद में वो खेल को प्रतिस्पर्धा और अनुशासन से भी जोड़ना शुरू करें। यानी शुरू शुरू में बच्चों को खेल का मतलब है कि मनोरंजन, लेकिन बाद में खेल को कंपटीशन के रूप में देखते हैं और फिर लास्ट में और जब उम्र बढ़ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, तो बच्चे खेल को अनुशासन के रूप में देखिए। विभिन्न प्रकार के खेलों में अनुशासन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप अनुशासनहीन हैं तो किसी भी खेल में आप सफल नहीं, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा योगदान देता है। ठीक, तो इस तरीके से खेल से संबंधित उदाहरण था। आप देखिए इनका जो सिद्धांत है इसका शैक्षिक महत्व क्या है, यानी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन या इंपॉर्टेंस क्या है इसका। तो पहला देखिए निरंतर शिक्षा का समर्थन करता है। यानी यह कहता है सिद्धांत कि शिक्षा को सतत प्रक्रिया माना जाए, यानी शिक्षा को जीवन में हमेशा चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाए, न कि कुछ ही समय चलने के लिए। ठीक, यानी जीवन भर कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहे। उदाहरण के लिए देखिए आजीवन शिक्षा की अवधारणा की बात करते हैं, यानी आजीवन इंसान को, किसी भी बालक को, किसी भी व्यक्ति को हमेशा कुछ न कुछ सीखना होता है और सीखना चाहिए। ये बात इन्होंने। दूसरा देखिए इम्प्लीकेशन इनके सिद्धांत का क्या है कि क्रमबद्ध पाठ्यक्रम निर्माण की। यानी इन्होंने कहा इसके सिद्धांत के अनुसार कि जो पाठ्यक्रम है वो सरल से जटिल के क्रम में निरंतर होना चाहिए, इस तरीके से बनाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ही समय तक पाठ्यक्रम को बनाया फिर उसके बाद उसमें निरंतर होना चाहिए, सरल से जटिल की तरफ होता है। यानी शुरुआत वाले देखिए आप पाठ देखते होंगे, सवाल बनाते होंगे, छोटे बच्चों को देखते होंगे कि शुरुआत में जो पाठ होते हैं उनका देखिए जो लेवल होता है बहुत नीचे स्तर का होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका लेवल बढ़, जैसे जैसे पाठ आप बढ़ाते जाएंगे तो सवाल का जो स्तर है वो बढ़ता चला जाता है। तीसरा विशेषता देखिए आज की शिक्षा में क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षण की बात करता है, यानी स्टूडेंट सेंटर या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की
जो है बात इस इनके सिद्धांत में कही जाती है। यानी शिक्षक जो है बच्चे की प्राकृतिक प्रवृत्तियों का उपयोग करता है। यानी शिक्षक को देखना है कि बच्चे के अंदर जो नेचुरल रूप से जो टेंडेंसी है वो किस तरीके की है, तो उसी प्रकार की शिक्षा उसको प्रदान की जाए। जैसे देखिए उदाहरण के लिए जिज्ञासा को प्रश्नोत्तर विधि से प्रोत्साहन देना चाहिए। यानी बच्चों के अंदर किसी भी प्रकार की अगर जिज्ञासा है तो उनको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जिससे क्या होगा कि बच्चे और भी आने वाले समय में अपनी जिज्ञासा को व्यक्त कर पाएंगे। उनको दबाना नहीं है, उनको डराना नहीं है, बल्कि उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करना है। और अगली विशेषता क्या है कि नैतिक और चरित्र शिक्षा की भी बात करता है। यानी इस सिद्धांत में कहा गया कि विकास को व्यक्तित्व निर्माण से जोड़ा जाए। यानी किसी भी बच्चे के पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में भी विकास को जोड़ के चला जाएगा, तब जाके वो। देखिए इनके सिद्धांत की भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। वो देखिए क्या है। इन्होंने पर्यावरणीय प्रभावों की उपेक्षा, यानी जैसे आर्नेल गसेल ने पर्यावरणीय प्रभावों की उपेक्षा की थी, उसी प्रकार से इन्होंने भी की। दूसरा, इन्होंने प्रयोगात्मक प्रमाण को सीमित रखा। और तीसरा, इन्होंने प्रवृत्तियों पर बहुत ज्यादा बल दे दिया। इनकी तीन महत्वपूर्ण कमियां। इसके अलावा फिर भी देखिए ये सिद्धांत काफी उपयोगी है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि मैकडूगल का जो ये विकास का सिद्धांत है, यह स्पष्ट करता है कि विकास एक निरंतर, क्रमिक और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे परिपक्व और संगठित व्यक्तित्व की ओर बढ़ता है। यह सिद्धांत शिक्षा को प्राकृतिक, क्रमबद्ध और नैतिक आधार प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत भी काफी उपयोगी है, लेकिन थोड़ी बहुत इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं। फिर भी ये सिद्धांत जो है बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए काफी उपयोगी है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने शारीरिक विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं, उनमें से दो सिद्धांतों का, अर्नेल गसेल का और मैकडूगल का जो सिद्धांत है, उसका अध्ययन बेहतर तरीके से उदाहरण के साथ किया। और मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से समझाने का भी प्रयास किया, और उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। इसके बावजूद भी अगर आप लोग को लगता है कि कहीं भी किसी भी टॉपिक में आपको त्रुटि नज़र आ रही है, या कहीं किसी भी प्रकार की कोई बात छूट गई है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और आपके कमेंट के अनुसार मैं उसमें फिर से आप लोगों को समझाने का, बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक, इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शारीरिक विकास के जो दो और बचे हुए सिद्धांत हैं उनके साथ। तब तक के लिए थैंक यू।